बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं आप सब सखर के सहाफ़ी के सामने हूँ। इस बार हम इसलिए सखर आए हैं कि एक जो मज़दूर सिटी है जिसमें मज़दूरों के लिए सिंध के और सखर के मज़दूरों के लिए फ़्लैट्स और सेहत की सहूलियात और इल्म और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स और जो पूरा फैसिलिटी है इस मुश्किल वक्त में जब इस मुल्क के मज़दूरों मुआशी एक मुश्किल मुआशी सूरत हाल का मुकाबला कर रहे हैं, मुआशी बहान का मुकाबला कर रहे हैं, महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं, इस मंसूबे के थ्रू सिंध हुकूमत मज़दूर को बता रहा है कि हम उनके साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े हैं। साथ साथ मैंने सखर सिटी के लिए, सखर के बच्चों के लिए जो चाइल्ड इमरजेंसी का हॉस्पिटल आज चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है सिंध हुकूमत के साथ, और इससे पहले मैंने लड़कानों में और आज मैंने सखर का फैसिलिटी का खुद इनॉग्रेशन भी किया और उसका मेरा टूर भी हुआ। माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि सखर का ये जो चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी रूम है वो बाकी चाइल्ड लाइफ का जो हमारा फैसिलिटीज़ है पूरे सिंध में, मुख्तलिफ़ अज़ला में, हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना, कराची के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में माशाल्लाह उन ये सारे के सारे जो फैसिलिटीज़ है हमारे बच्चों के लिए जो इमरजेंसी केयर दिलवाते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। और हमारा ख्वाब है कि हम सिंध का हर ज़िला में इस किस्म का फैसिलिटी पहुँचाए। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो शराय अमवात है ख़ास तौर पे बच्चों में वो बहुत अलार्मिंग था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये मंसूबा सिंध में शुरू हुआ है उस पर काफ़ी अच्छा असर भी हुआ है। मुफ्त इलाज हमारे सिंध के बच्चों के लिए ख़ास तौर पे इमरजेंसी की सूरत हाल में बहुत ही ज़रूरी है। और जो सैटेलाइट फैसिलिटी के थ्रू और टेली मेडिसिन के थ्रू हम अपना डॉक्टर्स को कराची से बैकअप भी करवा सकते हैं और मुख्तलिफ़ छोटे हॉस्पिटल्स तक भी ये फैसिलिटी या इनका एक्सपर्टीज़ पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए मैं सिंध हुकूमत का और चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ जो मिल के इस मंसूबा पे काम कर रहे हैं। और हमारा उम्मीद है कि हम इस मंसूबा को सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह ताला लेके जाएंगे। आपको पता है कि जहाँ सिंध हुकूमत अपने महदूद वसाइल में, जहाँ हमारा वफाकी हुकूमत हमें हमारा हक़ नहीं दिया जाता, हमारा NFC के शेयर के मुताबिक जो शेयर मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता, जो फेडरल टारगेट्स है अपना टैक्स जनरेशन के लिए वो मुसलसल नहीं मीट करते हैं, जिसकी वजह से फेडरल ट्रांसफ़र्स में नुकसान होता है और आपका शेयर नहीं दिया जाता है। लेकिन ये सारे मुश्किलात के बावजूद हमारा सिंध हुकूमत महदूद वसाइल से, कम रिसोर्सेज में मगर ज़्यादा मेहनत से अपने अवाम की खिदमत करने की कोशिश कर रही है। और वफाकी हुकूमत, PTI हुकूमत इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के अवाम को बिल्कुल ही लावारिस छोड़ा है। आपको याद होगा ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान एक मुआशी बहरान का मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 2008 से लेकर 2013 का दौर था, उस दौर में पूरी दुनिया में एक फ़ाइनेंशियल क्रैश था, एक फ़ाइनेंशियल रिसेशन था। पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसे थे कि हमारा मईशत मुश्किलात का सामना वैसे ही कर रहा था कि अगर हर दिन आपके हर शहर में, हर किसी शहर में कोई बम धमाका हो रहा है, दहशत गर्दी चल रहा है, तो दो सैलाब आते हैं, तो उनका ज़रूर मईशत पे असर होता है। मगर उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी रियासत ने अपने अवाम को लावारिस नहीं छोड़ा। मुआशी मुश्किलात में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी मंसूबा लेकर आए ताकि मुल्क की गरीब तरीन औरतों को इस मुश्किल हालात में कोई मदद मिल सके। हमने इस मुल्क के जो पेंशनर्स हैं उनका पेंशन में 100% इजाफ़ा किया, जो एम्प्लॉइज़ है उनका तनख्वाह में 100% से ज़्यादा इजाफ़ा किया, जो फ़ौज का तनख्वाह है, जो हमारा सिपाहियों का तनख्वाह है उसमें इजाफ़ा किया था। और उसका बरक्स
آج جب ہم مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں، آج جب ہم معاشی بحران کا مقابلہ کر رہا ہے، تو ہمارا وزیر اعظم کے پاس کوئی مسائل کا حل نہیں ہے۔ وہ خود مانتا ہے کہ وہ ٹریننگ پہ ہے، وہ خود مانتا ہے کہ وہ پاکستان جیسے ملک میں جتنے لوگ ہیں وہ اس قسم کا ملک کا حکمران نہیں رہ سکتا۔ وہ خود مانتا ہے کہ عوام مشکلات میں ہے، عوام مہنگائی کا مقابلہ کر رہا ہے، لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا حل کیوں ہے، کیا ہے، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں سارے کے سارے جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ویسے ہی یہ وزیر اعظم ناجائز ہے، اس کے اوپر نالائق اور نااہل بھی ہے، تو اس کو فی الفور مستعفی ہونا پڑے گا۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ جب بھی پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے وہ لانگ مارچ کا کال دے گا، احتجاج کا کال دے گا، تو سکھر کے عوام ہمارا شانہ بشانہ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کت پتلی ناجائز وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں گے۔ چیئرمین صاحب، دیکھا یہ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کافی عوامی منصوبے بھی دیے، مہنگائی بھی اتنی نہیں تھی، سرکاری جو سازگار ہیں اور دیگر وہ کی جو تنخواہیں تھیں اس میں بھی اضافہ کیا گیا۔ اس کے باوجود پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے۔ موجودہ حکومت میں مہنگائی بھی بہت عروج پہ ہے، اس کے لیے کوئی پروپیگنڈا اتنا نظر نہیں آتا، تو آپ کیوں ڈیفینڈ نہیں کر پاتی پیپلز پارٹی اس چیز کو اپنے حوالے سے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پورا کوشش کرتے ہیں پاکستان پیپلز ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اکامپلشمنٹس ہیں وہ عوام کے سامنے لے کر آنے کے لیے، لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں آج سے نہیں، 2018 سے نہیں، کافی دیر سے ایک سازش چل رہا ہے کہ جو آپ کا اپنا 1973 کے آئین اور اس کے بعد 18ویں ترمیم کے تحت جو حقوق آپ کو دیے گئے ہیں، جو آپ کے حق ہے، اس سب کو ریورس کرنے کا ایک منصوبہ چل رہا ہے، اور اس ایم کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا آج سے نہیں مسلسل کردار کشی کی جاتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو 2008 سے لے کے 2013 کا جو دور تھا، وہ پاکستان کی زراعت کے لیے سب سے بہتر دور تھا، وہ پاکستان کی مزدور کے لیے، پاکستان کی کسان کے لیے سب سے بہتر دور تھا، وہ پاکستان کی غریب عوام کے لیے ایک ایسا دور تھا جب آپ کو پتہ تھا کہ جی ہمارے پاس وسائل کم ہیں، لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہمارا حکومت ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ اب جو حکومت عوام کے اوپر مسلط کی گئی ہے وہ عوام دشمن حکومت ہے، وہ مزدور دشمن حکومت ہے، وہ ان صورتحال میں بھی اس معاشی صورتحال میں بھی ایک مہینہ میں 3-4 دفعہ آپ کا جو پیٹرول کا بل ہے یا گیس کا بل ہے ان میں اضافہ کی جاتی ہے۔ وہ اس قسم کا ظالم حکومت ہے کہ آپ کو اپنا گیس سے محروم رکھا جاتا ہے۔ وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے ایک ایسا ملک جو زراعت کا ملک ہے، جہاں گندم اگتا ہے، جہاں چینی اگتا ہے، ایک ایسا ملک کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ان کو ان قسم کے جو فصلیں ہیں ان کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وقت میں ہم نے پاکستان کو گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک بنا دیا تھا، تو یہ سارے نتیجے آپ کو پتہ ہے، جو پڑھتے ہیں، جو ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں، ان کو ہمارا اکامپلشمنٹس کا بھی پتہ ہے اور اس پروپیگنڈا کا وجوہات بھی پتہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم جگہ جگہ جا رہے ہیں، پاکستان کے ہر علاقے میں پہنچ رہے ہیں، گلگت کے پہاڑوں سے لے کے ہر صوبے میں جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ڈائریکٹلی اپنے پیغام، اپنا پارٹی کے منشور اور نظریہ عوام کے درمیان لے کے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور اس ملک کے غریب عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کے یہاں مولانا فضل الرحمان کو سینیٹ چیئرمین بنانے کے حوالے سے کوئی تجویز ہے؟ یہ تجویز میرے سامنے اس وقت تک نہیں لے کر آیا گیا۔ جب پی ڈی ایم جو بھی فیصلہ کرے گا انشاءاللہ تعالی ہم سب اس پہ کمیٹی کا اجلاس تھا، مریم نواز کو خاص دعوت دے کر بلایا گیا، کیا آپ کمیٹی کے ممبر ہیں؟ آپ اسلام آباد کیوں نہیں جا رہے؟
नहीं, मैं बिल्कुल स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। पीडीएम में मौलाना फजल रहमान पीडीएम का सदर है, राजा परवेज़ अशरफ साहब पीडीएम का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, और वो अलॉन्ग विद हमारा अदर मेंबर्स शरीक थे। मरियम शरीफ साहिबा भी अपना पार्टी की अहदेदार है, वाइस प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नवाज़ का, और अगर मुस्लिम लीग नवाज़ का ना सदर ना नवाज शरीफ साहब या अपने कोई ऐसा नुमाइंदा पहुंच सकता है, उनका हक है कि अपना पीडीएम के जो भी डेलीगेशन है जो भी वो बनाना चाहे वो उनको भेज सकते हैं। चेयरमैन साहब ये फरमाइएगा कि एक तरफ पीडीएम की तरफ एहतजाज है पर फंडिंग केस के हवाले से, लेकिन कमीशन की तरफ से कोई फैसला सामने नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातों के खिलाफ इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि उनकी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, लाइक जैसे मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जो मदरसे के बच्चे लाएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, खिलाफ कार्रवाई होगी, एक ये स्टेटमेंट आ रही है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की जाने से पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी से फॉरेन फंडिंग के हवाले से डिटेल्स मांगी गई है, इस बारे में क्या रखी जा रही है? अब मैं समझता हूँ कि हर इदारा को गैर जानबदार होना चाहिए, गैर सियासी होना चाहिए। हमने देखा कि जब 2018 में इलेक्शन कमीशन का एक मुतनाज़ा रोल रहा तो पूरा मुल्क पे उसका असरात क्या था। 2014 से पीटीआई की अपनी फाउंडिंग मेंबर ने अपने पार्टी के खिलाफ सबूत जमा किया है इलेक्शन कमीशन में। मैं या कोई और मुखालिफ पीटीआई का ने ऐसे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। उनका अपना फाउंडिंग मेंबर ने अपना पार्टी को बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन के दरवाज़ा खटखटाया है कि बहरूल मुल्क शहरियों की तरफ से पीटीआई की फंडिंग हुआ। मैंने सुना है कि उस लिस्ट में भारत के शहरी भी मौजूद है, इजराइल के शहरी भी मौजूद है। आज 2020 है, हमने देखा कि किस तरीके से ये हुकूमत 2018 में हम पर मुसल्लत किया है। उस हुकूमत कायम होने के बाद जो नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पाकिस्तान ने लिया है अंदरूनी और बहरूनी, वो भी आपके सामने है। और मैं समझता हूँ कि अब हर पाकिस्तानी मुतालबा कर रहा है कि हमें बताया जाए कि कौन लोग थे जिन्होंने पीटीआई को फंडिंग दी, उनका मुतालबात क्या थे, उनके लिए ये हुकूमत ने किया क्या है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी स्कैंडल है। इसको छुपाने के लिए पीटीआई और उनके सहूलतकार ने झूठे इल्ज़ामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगाए हैं कि आपका भी फॉरेन फंडिंग है। उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया है। इस इल्ज़ाम के पीछे कोई सबूत नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातों हैं। जहां पीटीआई के केस में उनका अपने मेंबर ने सबूत पेश किया है। अब जब हमने ऐलान किया कि 19 जनवरी को पीडीएम के सारे जमातें एहतजाज करेंगे कि इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के जो गठजोड़ है पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में वो खत्म हो, कि इलेक्शन कमीशन कौम के सामने ये इंफॉर्मेशन लेकर आए कि पीटीआई जो अब मान है कि हमारा किसी एजेंट की गलती से ऐसा कुछ हुआ होगा, वो फिल फॉर इस केस जो उनको इलेक्शन से पहले फैसले सुनाना चाहिए था, वो आज वो फैसला सुनाए थे। आज वो हकायक पाकिस्तान के कौम के सामने लेकर आए। लेकिन हमारा संजीदा 11 जमातों का मुख्तलिफ बार के प्लेटफॉर्म्स का जो ये डिमांड है, इससे इंगेज करने के बजाय उन्होंने उल्टा मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 18 तारीख को इलेक्शन कमीशन में सामने पेश करने की हदायत दी। मैं समझता हूं कि ये एक सियासी स्टेप है, ये ब्लेटेंटली एक पॉलिटिकल मूव है, और हमारा इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार रहना चाहिए, गैर सियासी रहना चाहिए, और जो सवाल हर पाकिस्तानी के ज़हन में है उसका जवाब देना चाहिए।
बिलावल साहब ये बताइएगा आपका इंतहाई सख्त जहाँ तक नैब की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौके दिन से जो था वो आज भी वही है कि ये एक आमिर का काला कानून है और सारे जमातों को, पूरे पाकिस्तान को, जैसे हर काला कानून का, आमिराना कानून का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत किया है, वैसे हम इसका भी मुखालफत करते हैं और बाकी सब से कहते हैं कि इसका मुखालफत करें। अब अच्छी बात यह है कि सारी जमातों जो हैं वो इस पेज पे भी आ चुके हैं कि नैब एक मुतनाज़ा इदारा है। जहाँ तक सखर की बात है, जिस तरीके से हमारा यहाँ का नैब एक सियासी कठपुतली बन चुका है, जो मुख्तलिफ जगह के टेलीफोन कॉल्स पे चलता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे नुमाइंदा को हरास करने का जो ऑर्डर किया गया है उनको, और वो उस पर अमल कर रहे हैं, उस पर हम सख्त एहतजाज भी करते हैं। हम उसी खुर्शीद शाह साहब के घर में हैं, जो अब नैब का सबसे इस असेंबली का सबसे लॉन्ग टर्म सियासी कैदी है। ना कोई केस है, वो अरेस्ट करने के बाद आप आ जाते हैं नाप लेने के लिए, लेकिन अपना सियासी मकसद हासिल करने के लिए, पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए हम देख रहे हैं कि वो नोटिस तो बेचते हैं, अरेस्ट की धमकियाँ तो देते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मेंबरान पे फ़ख्र करते हैं कि इनके दबाव के बावजूद वो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। जिस हद तक वो सियासी हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल में सखर का जो नैब है वो उनका जो एग्ज़ाम्पल है वो अब आपके सामने है। ना सिर्फ खुर्शीद शाह का जो इंसिडेंट है, मगर जो मैंने लेबर का फ्लैट्स आज इनॉग्रेट किया है, वो इतने सियासी है कि नैब के लोग ने, नैब के ऑफिसरान ने आके हमारा मंसूबा का ना सिर्फ इफ्तिताह मगर प्लॉट्स बांट रहे थे। वो इतना सियासी है कि वो अपने सियासी मुखालिफिन को जेल में डालते हैं और सियासी कैंपेन भी चलाते हैं। वो इतने सियासी है कि सारे के सारे पॉलिटिकल अपोजिशन के खिलाफ केसेस होते हैं, और जब उनका चेयरमैन मान चुका है कि अगर मैं 2-3 फाइल इस हुकूमत का लोगों का उठा दूं तो हुकूमत गिर जाता है, एक कदम नहीं लिया जाता उनके खिलाफ। जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ऑफिशियली कहा है कि पीटीआई की हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है, पाकिस्तान की तारीख का करप्ट तरीन हुकूमत है, जब बिलियन ट्री सुनामी का स्कैंडल, बीआरटी का स्कैंडल, मालम जब्बा का स्कैंडल, हर वजीर के साथ आटा चीनी चोरी तेल का जो साजिश हुआ, ये सारे स्कैंडल्स आपके सामने हैं, मगर इन केसेस पे नैब खामोश हैं, तो फिर पूरा पाकिस्तान के सामने है कि ये एक सियासी अदारा है। मेरा तजवीज़ है पीडीएम के जमातों के लिए और हमारा सिंध के जो मेंबरान पार्लियामान है कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो ऑफिसरान करप्शन का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो खुद तो करप्ट नहीं है, और पूरा पाकिस्तान के लिए और हर सूबा में ये कानून साजी करना चाहिए कि जो ऑफिसर्स नेशनल असेंबली में भी होना चाहिए, हर सूबा में भी होना चाहिए। मेरा ख्याल में करप्शन एक एंटी करप्शन एक डिवॉल्व टॉपिक है, तो यहाँ भी लेजिस्लेशन हो सकता है, हमें अपने लॉयर से, लॉ मिनिस्ट्री से बात करना पड़ेगा। लेकिन जो भी ऑफिसरान, चाहे वो आईओ हो या वो नैब चेयरमैन हो, जो एंटी करप्शन का काम में लगे हुए हैं, उनको अपने सारे के सारे असासे डिक्लेयर करना चाहिए। उस दिन के असासे जब वो करप्शन के इदारे में काम करने शुरू कर दिए थे, और सालाना और आज का जो उनके असासे हैं, अगर इस पे हम कानून साजी करते हैं तो पूरा पाकिस्तान को पता चलेगा कि असल में करप्ट कौन है।
आप जानना ये चाहूँगा कि आप मीडिया वर्कर्स के लिए मीडिया इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने के लिए खसूसन हम जैसे नौजवान जिन्होंने अभी रिसेंटली मीडिया ज्वाइन किया हो पर्सनल और पास आउट होकर मीडिया ज्वाइन किया हो फिर उनको फायर किया गया हो उनके लिए आप क्या प्रोग्राम लाने जा रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि पीडीएम की तरफ से धरने का ऐलान किया गया जीएचक्यू के ऊपर और आपको दावत दी गई चाय की, तो क्या आप जहाँ तक मीडिया के हुकूक है, हम समझते हैं कि हर किसी इंडस्ट्री में जो भी काम करते हैं उनका हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और जिस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, चाहे वो PFUJ हो या वो अपना प्रेस क्लब्स हो, साथ दे सकते हैं, हम वो तो सियासी तौर पे दे रहे हैं। कुछ पॉलिसी सजेशंस है जिस पे हम काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत नासिर शाह साहब ने आज ज़िक्र किया था हमारा मज़दूर सिटी का इवेंट पे, जिस पे हम जो हुकूमत ड्यूज़ और एड्स का जो सिलसिला है आपके इदारों के साथ, उस पे हमारा कोई अरेंजमेंट उनके साथ हो कि जैसे हम ये पैसा देते रहें ऑन द कंडीशन कि वो सबसे पहले जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं वो उनका ड्यूज़ भी उस पैसे के साथ पे करे। तो इस किस्म के स्टेप्स लिए जा सकते हैं हुकूमतों की तरफ से ताकि हम मज़दूरों के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए, सब के लिए इस मुश्किल वक्त में जो भी हम फैसिलिटीज़ पहुंचा सकते हैं वो हम करें। जहाँ तक चाय की दावत है, वो एहतजाज का जहाँ लोकेशन है वो तो PDM का फ़ैसला है। चाय पीने का जो स्टेटमेंट है, आई थिंक दैट वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा था कि वो हमें खाना खिलाएगा, हमें कंटेनर्स भेजेगा, तो मैं इसी तरीके से ये स्टेटमेंट भी देखता हूँ। थैंक यू। के खिलाफ वालिद मीटिंग गैर चल रहा है इलेक्शन कमीशन, क्या इलेक्शन कमीशन में इतनी हिम्मत है कि के खिलाफ फैसला लेगी? यही हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन को इंसाफ करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को उस सवाल का जवाब देना चाहिए जो हर पाकिस्तानी के ज़हन में सवाल है, जो 2014 से केस चल रहा है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एक अचानक सू मोटो का केस आ सकता है इलेक्शन के दौरान कि कोई FIR जो 2016 में कटा वो 2018 में सुस्त रवि का शिकार है, तो आई एम श्योर कि अगर a case of such magnitude, of such implications for all of Pakistan has been running since 2014, तो वो भी उसी सुस्त रवि की शिकार कैटेगरी में आएगा। तो हमारा मुतालबा है इलेक्शन कमीशन से और हमारा मुतालबा है अदालत से, हर इंसाफ करने का इदारा से, कि ये केस एक नेशनल इम्पोर्टेंस की केस है और उसको उस दिलचस्पी के साथ फॉलो अप करना चाहिए और फिर पूरा फैक्ट्स पाकिस्तान के अवाम के सामने ले आना चाहिए।